हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2026 का क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करूंगा एंड दिस इज ऑन कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में अपने चैनल में कवर किया हुआ है। तो जिसको जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का एस्पेक्ट क्लियर ना हो तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग की। लेकिन स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रिपेयर करते हुए उन्हें जो सबसे रिसेंट पेपर होता है उसके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। Actually, the question is not difficult. It's quite easy, and it's not a lengthy question as well. The question is quite short. We limited makes one type of product and uses marginal costing. Define each of the following terms. Marginal cost. अब जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़े उन्हें और बेहतर आइडिया होगा. Additional cost of producing an additional unit. Staff cost. जब आपका आउटपुट लेवल बियॉन्ड पर्टिकुलर लेवल इंक्रीज होता है या बिजनेस ग्रो होता है तो फिर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो दैट इज स्टेप कॉस्ट. The following information is available about current production. Per unit data है ये. Selling price 84, direct material 3 kg है 8 per kg, 4 hours है 12 per hour. तो अगर मुझे अब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी तो 3 इंटू 8 हो जाएगा 24. और ये इस तरह क्यों होता है तो ये मैंने ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियोस में कवर किया हुआ डिटेल में. एंड 4 12 आई थिंक सो दैट्स 48. तो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी आ गया. यूनिट्स मेड एंड सोल्ड पर मंथ. ये ना भी कहे तो मार्जिनल कॉस्टिंग की एजम्पशन होती प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स. फिक्स कॉस्ट पर मंथ. तो देखिए आपको सारा ये पर मंथ डेटा दिया हुआ है. तो टाइम पीरियड ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि जैसे बाजू का पर मंथ डेटा देता है कैलकुलेशन एनुअल करवाता है या वीक की करवाता है. खैर फिलहाल अभी प्रॉफिट पर मंथ ही है. तो इस पर क्योंकि सच कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो उस पर शॉर्टकट से ही प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा. अगर 84 में से मैं 24 और 48 माइनस कर दूँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. तो दैट विल बी 12. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं यूनिट से करवा दूँ तो टोटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा. रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हो जाएगा 43,200. मंथली फिक्स कॉस्ट ही माइनस होगी 28,260. यह आ गया हमारा प्रॉफिट 14,940. और उसने कहा है कि प्रॉफिट है तो आपका हर हाल में प्रॉफिट आना चाहिए. अगर लॉस आ रहा है तो देयर माइट बी अ मिस्टेक. द डायरेक्टर्स हैव मेड द फॉलोइंग डिसीजंस. इंक्रीज द डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर बाय 5%. तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट 5% से नहीं, लेबर रेट पर आवर बढ़ेगा 5% से. तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी. सेट अ टारगेट प्रॉफिट पर मंथ ऑफ 18,000. मेंटेन करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स. द डायरेक्टर्स आर अवेयर दैट दे विल नीड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस as a result of these decisions. Calculate the increase in selling price per unit in order to achieve the targeted profit. तो ये कि जो हमारे करंट यूनिट्स हैं 3600, इस पे ये 18,000 का प्रॉफिट अचीव करना चाह रहा है. तो उसने यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट एक तरह से खुद ही बता दिया. तो उसको फॉर्मूला यूज करके वी माइट बी एबल टू कैलकुलेट अनदर वैल्यू. तो यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, सबसे पहले तो मैं इस पे जो लेबर रेट है वो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी चाहिए. तो जो आवर्स पर यूनिट है वो सेम रहेंगे, 4 रहेंगे. लेकिन ये जो 12 पर आवर है ये चेंज होगा.
ज़्यादा डायरेक्ट आप लोग को इनकन्वीनियंट लगेगा। तो 12 पर आवर अगर 12 का मैं 5% निकालूँ तो दैट विल बी 0.6। तो ये हो जाएगा 4 × 12 प्लस 0.6। तो दैट विल बी 50.4। सही है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई और ऐसा तो और किसी चीज़ पे चेंज नहीं आ रहा, और इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज होगा। लेकिन अभी मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस नहीं है तो हम कंट्रीब्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो खैर अभी इसका फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट का। तो 3600 यूनिट से ही हमें प्रॉफिट अचीव करना है। तो 18,000 टारगेट प्रॉफिट है। इसमें फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट भी आती है 28260 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ नहीं सकता, तो लेकिन उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस नहीं पता, लेकिन मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है। मेरी लेबर 50.4 है और जो डायरेक्ट मटेरियल है वो सेम रहेगा। तो 3600 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 28260, सो दैट विल बी 46260 डिवाइडेड बाय एस पी माइनस 50.4 प्लस 24। तो ये हो जाएगा 74.4। और अब 3600 जो है ना वो आपका दोनों चीज़ों, ये 3600 ओवरऑल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एस पी से भी मल्टीप्लाई होगा और 74.4 से भी होगा, इज इक्वल टू 46260। तो ये हो गया 3600 एस पी माइनस 3600 इंटू 74.4। तो ये हो गया 267,840 इज इक्वल टू 46260। अब ऑब्वियसली 46260 में ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3600 एस पी 267,840 प्लस 46260, ये हो गया 314,100। और ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा 3600 से अगर मुझे न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो अभी हमारा आया न्यू सेलिंग प्राइस आई है 87.25 पर यूनिट, मगर उससे सिर्फ न्यू सेलिंग प्राइस नहीं मांगी, उसने कहा इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो अगर आप लोग को चेंज निकालना है तो चेंज न्यू माइनस ओल्ड से आ जाएगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस 87.25 है और प्रीवियस 84 थी, और सेम यूनिट से अगर ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना है तो ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो आपकी जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो आपकी प्रीवियस से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर आपकी न्यू सेलिंग प्राइस प्रीवियस सेलिंग प्राइस से कम आती है तो डेफिनेटली आपने शायद कोई मिस्टेक करी होगी, -84। और आंसर के साथ आपको लिखना है $3.25 इंक्रीज, वरना आपको आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आई थी। जो फॉर्मूला आप लोग स्टडी करते हैं बस उसको ही थोड़ा ट्विस्ट करके दिया, तो उसको अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करके आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था पार्ट सी इसमें जब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब एट अनदर फैक्ट्री विच ऑल्सो यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, तो अब मैं जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, उसका अब कोई यूज नहीं होगा यहाँ। अब डिफरेंट प्रोडक्ट इज मेड द फॉलोइंग फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट ही पर यूनिट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी हुई है। यूनिट्स मेड एंड सोल्ड पर मंथ, फिक्स कॉस्ट पर मंथ, ये भी मंथली डेटा है। तो फैक्ट्री इज करंटली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, तो उसका फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी भी है। The directors have been informed of a large increase in direct material cost of 50 per unit. They are considering two options. तो रिसेंट आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि जैसे रैम के प्राइसेस बढ़े थे अभी कुछ टाइम पहले। तो अगर कोई अपने प्रोडक्ट्स पे रैम यूज़ करता है और अगर उसे कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले पता चल गया कि रैम की प्राइसेस में सिग्निफिकेंट या माइनर इंक्रीज भी चले आएगा, तो उससे पहले डेफिनेटली वो कुछ प्लानिंग करेगा। और रैम प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह ये थी कि इतनी इमेंस डिमांड थी डेटा सेंटर्स की तरफ से, वहाँ काफ़ी रैम यूज़ होता है। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी प्रोडक्ट्स हैं या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें रैम यूज़ होता है, तो उनके लिए ज़रा रैम शॉर्ट पड़ गया। ऑल्टर द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट 20% लेस मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन यूनिट। अब देखिए कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, तो उसी के लिए सब सोच रहा है कि अब लेस मटेरियल यूज़ करें।
अभी फिलहाल ये ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं हो रहा कि पहले से वो मटेरियल ज़्यादा बाय करके रख ले, या वो अपनी या ये मटेरियल और कंपोनेंट वो खुद बनाना शुरू कर दे, ये नहीं हो रहा इसमें। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से कि आपकी अब कॉस्ट इंक्रीज होनी है, हो गई है, तो अब उसी से डील करना है समहाउ। इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर वजह से 4000, और मंथली ही इसने इंक्रीज दिया है, उससे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मंथली डिमांड शुड इंक्रीज बाय 10%। अब इससे ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो वो ओवर टाइम में आएगा। द कंपनी कैन ऑपरेट इन ओवर टाइम कंडीशंस, इन ओवर टाइम कंडीशंस डायरेक्ट लेबर इज पेड अ प्रीमियम ऑफ 40%। और जो ओवर टाइम का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इन माय ओपिनियन, दैट इज स्टिल जो जून 20 के पेपर 22 में क्वेश्चन 4 आया था, और उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन भी मैंने ओवर टाइम के अपने चैनल में किए हुए, तो आप लोग प्ले लिस्ट में उनको रेफर कर सकते हैं, अगर ओवर टाइम मैंने वहाँ थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें एक काफ़ी सिंप्लीफाइड सिनेरियो दिया है ओवर टाइम का उसने। तो पहले हम ऑप्शन ऐसे ही डील करेंगे, और मंथली ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है ऑप्शन ए की। तो चले ऑप्शन ए से ही पहले डील करते हैं। तो सबसे पहले न्यू डायरेक्ट मटेरियल निकालना है। तो हम 9 का 20% निकालें, वो 1.8 होगा, सही है। 9 माइनस 1.8, तो 9 माइनस 1.8 से ये आएगा 7.2। और स्टिल लेकिन और ये इंक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि कम मटेरियल यूज करेंगे तो उससे स्टिल कॉस्ट कम हो जाएगी, वरना ज़्यादा इंक्रीज होता। और 7.2 का अगर मैं 50% निकालूँ, सो दैट विल बी 3.6। 7.2 प्लस 3.6, तो दैट विल बी 10.8 पर यूनिट ऑप्शन ए में। डायरेक्ट तरीका भी बताया तो आप लोग कैलकुलेट, एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं डील, कि पहले हम 9 को बढ़ाते 50% से। 50% का नंबर 0.5 होता है, या 4.5 को 9 में ऐड करें तो ये आएगा 13.5। अब 13.5 को आप 20% से रिड्यूस कर दें, तो अब हम करेंगे 13.5 माइनस 2.7। तो देखिए वही स्टिल पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो आप किसी भी तरह कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, आपकी पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी, प्रोवाइडेड द कैलकुलेशन करेक्ट हो। और न्यू यूनिट्स हो जाएंगे 8000 का 10% 800 होगा, तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 800। तब न्यू यूनिट्स हमारे 8800 है, तो उस पर जो 8000 है वो नॉर्मल कैपेसिटी के, और 800 यूनिट जो है वो ओवर टाइम में बनेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है जैसे जून 20 का है, मार्च 2023 का है, मार्च 2024 का है, और आई थिंक सो जून 24 में भी एक है। तो उसमें इसने बड़ा डिटेल में कवर किया है ओवर टाइम को, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्ड सिनेरियोज आए ओवर टाइम के। तो अगर वो किए हुए तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और एक डायरेक्ट लेबर का रेट ओवर टाइम का निकाल लेंगे, नॉर्मल तो ऑब्वियसली आपका 12 ही रहेगा। तो ये 12 का 40% होता है आपका 4.8, तो उसमें ऐड कर ले, तो ये हो गया 16.8। इस पे मैं रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस पे भी चेंज आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पे भी चेंज आ रहा है, और ओवर टाइम का भी सीन है, तो डायरेक्ट अप्रोच से सली मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सेलिंग प्राइस 28 इंटू 8800,
तो 28 इंटू 8800 ये हो गया आपका 246,400 लेस वेरिएबल कॉस्ट। और बाकी जो मैंने दूसरे ओवर टाइम के वीडियोस किए तो उस पर मैंने दोनों अप्रोचेस से करके दिखाया है। अभी यहाँ में से एक ही अप्रोच यूज़ करूंगा, वरना रिकॉर्डिंग का टाइम बढ़ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल आपका 10.8 हो जाएगा 8800 से। तो इससे भी अगर आप करेंगे आपके 2-3 मिनट ही ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप सिली मिस्टेक से आप लोग बच जाएंगे। एग्जाम में एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो उसमें बेहतर है कि वो मेथड यूज़ करें जो थोड़ा लेस रिस्की और सेफर हो। डायरेक्ट लेबर एक नॉर्मल का निकलेगा, तो ये होगा आपका 12 इंटू 8000, तो ये हो गया 96,000। और फिर एक ओवर टाइम का डायरेक्ट लेबर हम अलग निकालेंगे, तो जो ओवर टाइम का रेट है वो सब ओवर टाइम के यूनिट्स पे लगेगा। और सर ओवर टाइम में प्रीमियम पे नहीं होता, जो आपका बेसिक रेट होता है बेसिक रेट प्लस प्रीमियम होता है, तो इसलिए मैंने बेसिक रेट पे ओवर टाइम का प्रीमियम ऐड किया है। तो 16.8 इंटू 800, तो ये तो आपका वेरिएबल कॉस्ट का सीन हो गया। और कोई एसएस दिया हुआ नहीं है कुछ। 95040 96,000 13,440, तो ये हो गया 204,480। अभी हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 41920। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी आपकी 28,700, उस पर बस आप मंथली एडवर्टाइजिंग का इंक्रीज ऐड कर ले। और एडवर्टाइजिंग फिक्स कॉस्ट होती है, दैट डजंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 28,700 एंड प्लस 4,000, और ये मंथली इंक्रीज है। तो 41920 माइनस 32,700, तो प्रॉफिट है 9220। हाँ, ऑप्शन बी में सर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस नहीं है, तो ऑप्शन बी मैं करूंगा डायरेक्ट अप्रोच से। डायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि जिसपे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, और पहले डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑब्टेन ऑर्डर और डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर, मेंटेन करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो फिर करंट कैपेसिटी पे ही बस प्रोडक्शन करेंगे तो ओवर टाइम का इशू ही नहीं आएगा। दिस सप्लायर विल ऑल्सो चार्ज द इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट, बट इज ऑफर टू प्रिपेयर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर मेकिंग बल्क ऑर्डर्स। इसे भी इंक्रीज प्राइस ही देनी पड़ेगी, लेकिन बल्क बाइंग पे डिस्काउंट देगा काफ़ी मैसिव 30% का। इसमें होगा ये कि अब हम मटेरियल की कॉस्ट पे चेंज आएगा, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ऑप्शन बी के लिए मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। तो पहले तो हम न्यू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले वही 9 का आपको 50% से बढ़ाना है तो बढ़ा ले। 9 का 50% 4.5 होगा, ये तो आप सबको ही पता होगा। 13.5। अब उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे, 13.5 का ही 30% निकाल ले, तो ये होगा 4.05। तो ये मेरी न्यू डीएम पर यूनिट आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई मीन। 13.5 माइनस 4.05, तो 9.45। अब ऑब्वियसली मैं इस पे शॉर्टकट प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस पे से मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ही चेंज हो रही है। तो सेलिंग प्राइस 28 रहेगी, लेबर की कॉस्ट 12 रहेगी, और मटेरियल अब 9.45 हो गया है। 6.55। अब इस पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
तो अब ये जो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6.5 का 6.55 का, इसको ही 8000 यूनिट से करवा दूंगा, तो डायरेक्ट आ गया। यहाँ मैंने रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट नहीं किया। और इस पे फिक्स कॉस्ट पे भी वन कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वही आपका 28,700 यूज हो जाएगा। तो ये हो गया 23,700। तो कैलकुलेशंस तो हो गई, बस अब एक थ्योरी का पार्ट ही रह गया। All direct materials are ordered from one supplier. Under option A, just-in-time method of inventory control is used. It is not possible to use JIT for option B. क्योंकि उस पर बल्क बाइंग करेंगे ऑप्शन बी में। जस्ट इन टाइम बी से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो उस पर प्रॉफिट कंपेयर कर लिया करें। सबसे इजी 1 to 2 मार्क्स वही होते हैं। तो ऑप्शन बी हैज़ अ हायर प्रॉफिट देन ऑप्शन ए, और डिफरेंस भी निकाल के बताते। एंड ऑब्वियसली under option A for JIT the supplier needs to be quite reliable, because timely deliveries quite matter for just in time to be successful. And another risk is that if supplier increase the prices, so company might have to tolerate it, बिकॉज जस्ट इन टाइम के लिए ज़्यादा मैटर ये करता है कि सप्लाई रिलायबल हो, फिर बेशक वो प्राइस बढ़ा दे। तो सप्लायर के रेट्स या प्राइसेस से ज़्यादा इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि सप्लायर टाइमली डिलीवरीज करता है या नहीं। तो एट टाइम्स अगर जस्ट इन टाइम बिजनेस यूज़ करे तो प्राइस इंक्रीजेस को भी सप्लायर की टॉलरेट कर रहा होता है, तो इस चीज़ को सप्लायर एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऑप्शन बी में मैसिव ट्रेड डिस्काउंट है विच विल ऑब्वियसली डिक्रीज कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। ऑप्शन ए में ओवर टाइम है, तो if workers are being compensated for overtime, so obviously probably they will maintain their productivity, but there is also a possibility कि वर्कर्स ओवर टाइम को रिफ्यूज कर दे ऑप्शन ए में। तो ये ओवर टाइम का प्रॉब्लम ऑप्शन बी में नहीं है। और लेकिन ओवर टाइम में अगर एक्स्ट्रा वर्क है तो एक तो फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट हो रहे हैं, प्लस लेबर को इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि उन्हें ले ऑफ कर दिया जाएगा या लेबर की स्टाफ की डाउन साइजिंग होगी, क्योंकि ओवर टाइम से उनको ये होगा कि आप प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर काम कम नहीं किया जाएगा, काम कम नहीं किया जाएगा तो लेबर को निकाला नहीं जाएगा। और ऑप्शन ए में जो डिज़ाइन ऑल्टर करे इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है, तो दैट माइट एनॉय सर्टेन कस्टमर स्पेशली हु जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो उनसे सेल्स लूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी में न्यू सप्लायर की क्वालिटी का आइडिया ही नहीं है कि पता नहीं अच्छी है नहीं है, तो अगर उसकी क्वालिटी बुरी हुई तो ऑब्वियसली वो सेल्स को अफेक्ट करेगी, डिक्रीज हो सकती है उससे। और अब ऑप्शन बी को बल्क बाइंग करनी है, तो हो सकता है इनको स्टोरेज कैपेसिटी पे भी इन्वेस्ट करना पड़े, तो उसके लिए भी शेयर या डिवेंचर्स या बैंक लोन से फाइनेंस रेस करना पड़ेगा। और शेयर्स और डिवेंचर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिमिटेड कंपनी है। अगर ये सोल्ड डेटा पे क्वेश्चन होता तो मैं कभी ऐसा कमेंट नहीं करता। और ऑप्शन ए में जो इंक्रीज इन डिमांड है दैट माइट बी अनरियलिस्टिक और दैट माइट बी इनएक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट। और फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है ऑप्शन ए में, तो अगर एक्चुअल सेल्स इफ दे टर्न आउट टू बी लोअर देन द फोरकास्ट सेल्स, तो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज द प्रॉफिट। और एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट अवेयरनेस इंक्रीज होती है, सेल्स बढ़ भी सकती है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि एडवर्टाइजिंग वर्क करे। तो आप इस पे काफ़ी कुछ है 7 मार्क्स के लिए लिखने के लिए। और ऑप्शन में भी जस्ट इन टाइम यूज़ करेंगे तो इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो आप लोग कहेंगे कि मैंने काफ़ी लंबी गलती कि मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख दिए। और फिर मैंने एडवाइस मैंने तो ऑप्शन भी प्रेफर किया क्योंकि बिकॉज दैट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट अगेंस्ट द प्राइस हाइक। तो सर प्राइस हाइक से आपका ऑप्शन बी बचाएगा और प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा है।
ऑल अपना एडवाइस पे ऑप्शन ए भी चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कि आपको इसमें 3 मार्क्स ऑप्शन ए के होंगे, 3 मार्क्स ऑप्शन बी के होंगे, 1 मार्क एडवाइस का होगा।